गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स बाय मून सर में स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार की समस्या यदि हो तो आप मुझे उससे अवगत करवा दें, जिससे कि आपकी समस्या है वो समय पर, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी कोई भी समस्या होगी उसको मैं हल करूंगा। विद्यार्थियों, पीछे के चैप्टर में, पीछे के पार्ट में हमने चर्चा की कि अपने लेसन नंबर 9 और 10 चूंकि कोविड के कारण कम कर दिए गए हैं, अब यूनिट नंबर 4 के अंदर अपन ले रहे हैं लेसन नंबर 11, जो कि है आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की यहाँ पे हम बात करेंगे। किंतु विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगी बाजार को समझने से पहले बाजार को समझना चाहिए, यानी मार्केट है ही क्या, बाजार कहीं किसको, ये सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, अक्सर देखा जाता है, सामान्यतया हम किसी से बात करें, बोलचाल में कह सकते हैं, व्यवहार में कह सकते हैं, हम कहते हैं अमुक व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, वो बाजार कह रहा है। इसका मतलब हम जहां हैं वहां बाजार नहीं है। अर्थात हम संकुचित अर्थ में बाजार शब्द हम उस स्थिति को कहते हैं या उससे लेते हैं जिसमें बहुत सारे विक्रेता मौजूद होते हैं, बहुत सारे वहां क्रेता होते हैं। क्रेता वस्तुएं खरीदते हैं, विक्रेता वस्तुओं को बेचते हैं, तो हम केवल इतना ही व्यवहारता कहते हैं कि वो बाजार की स्थिति है। पर विद्यार्थियों, आपको बताऊं कि बाजार उतना ही नहीं है जहां प्रत्यक्ष रूप में क्रेता और विक्रेता मौजूद हो, क्योंकि मैं कहूंगा कि ऐसा कोई भी स्थान, यदि बाजार की बात करें तो ऐसा कोई भी स्थान जहां वस्तु चाहे खरीदी जाती हो और चाहे बेची जाती हो, खरीदने और बेचने के लिए प्रत्यक्ष वो उपलब्ध है या नहीं है ये कोई मायने नहीं रखता। अर्थात किसी भी रूप में यदि वस्तु बेची और खरीदी जाती है तो ऐसी स्थिति में उस संपूर्ण क्षेत्र को हम बाजार कहें। अर्थात हम जहां हैं वहां पर भी यदि वस्तु खरीदी जाए चाहे बेची जाए तो भी वो बाजार की स्थिति में ही आता है। बाजार की स्थिति को बताने के लिए प्रोफेसर कूर्नो की यदि हम बात करें तो कूर्नो ने कहा कि बाजार हम उस स्थिति को कतई नहीं कहेंगे जहां पे बहुत सारे क्रेता हों, बहुत सारे विक्रेता हों, बल्कि बाजार तो हम उस स्थिति को कहते हैं जिसमें क्रेता और विक्रेता जो उस वस्तु का मूल्य उस क्षेत्र में पाया जाता है वो सुगमता से, वो मूल्य है वो सुगमता और शीघ्रता से एक होने की स्थिति में आता है। एक होने की स्थिति का मतलब है विद्यार्थियों कि उस वस्तु को क्रेता बेचने के लिए जिस कीमत पर तैयार होता है उसी कीमत पर जो क्रेता है उसको खरीदने के लिए भी तैयार हो, तो उसी स्थिति को हम कहते हैं कि जो मूल्य की जो प्रवृत्ति है वो सुगमता और शीघ्रता से एक होने की उस अवस्था के अंदर आती है जिसमें क्रेता और विक्रेता है उस वस्तु को क्रय करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये ध्यान रहे कि बाजार वो संपूर्ण क्षेत्र ही बाजार कहलाएगा जहां चाहे माध्यम कोई भी हो, किसी भी माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु क्रय की जाए या विक्रय की जाए तो उस स्थिति में उस संपूर्ण क्षेत्र को हम बाजार कहेंगे। कूर्नो के अकॉर्डिंग हमने बात कर ली कि क्रेताओं और जो विक्रेता हैं, विक्रेताओं में जो वस्तु होती है उसके मूल्य में सुगमता और शीघ्रता से एक होने की प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। वस्तु के मूल्य में सुगमता व शीघ्रता से एक होने की प्रवृत्ति
पाई जाती है। तो इस स्थिति को भी पूर्णों के अकॉर्डिंग बाजार कहा गया है। अर्थात ये जो पूर्णों का अर्थ था वो बहुत ही व्यापक अर्थों में इसको हम यूज कर सकते हैं। अर्थात ऐसा कोई भी पार्ट जहाँ पे वस्तुएं खरीदी या बेची जाती हैं कि जहाँ पे जिस वस्तु का उत्पादन होता है या जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वहां पे उस मूल्य पर जिस वस्तु को बेचा जाता है उसी वस्तु को उस मूल्य पर खरीदने वाले भी मौजूद हो, तो ऐसी स्थिति को हम बाजार कहेंगे। अब विद्यार्थियों बात करते हैं बाजारों के प्रकार। अब बाजार कई प्रकार के हैं। बाजार के प्रकार, बाजार के प्रकार के अंदर सबसे पहले विद्यार्थियों हम लेते हैं क्षेत्र के अनुसार बाजारों का वर्गीकरण। क्षेत्रानुसार, तो पहली कंडीशन ले रहे हैं क्षेत्रानुसार बाजार। अब क्षेत्रों की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग हम बाजार को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे स्थानीय बाजार है, प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार है, या राष्ट्रीय बाजार है, या फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार। स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और विद्यार्थियों अंतरराष्ट्रीय बाजार। विद्यार्थियों क्षेत्र के अनुसार 4 प्रकार के बाजारों की हम यहाँ पे बात करते हैं, जिसके अंदर स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार है, राष्ट्रीय बाजार है और अंतरराष्ट्रीय बाजार। अब विद्यार्थियों यहाँ जानना ये है कि क्षेत्रानुसार जो बाजार होते हैं जिसमें स्थानीय बाजार क्या होता है, प्रादेशिक बाजार क्या होगा और राष्ट्रीय बाजार क्या होगा। तो ऐसा बाजार जिसके अंदर जो वस्तु होती है उस क्षेत्र विशेष के लिए स्पेशल बनी है और उस क्षेत्र के अंदर ही उस वस्तु को बेचा या खरीदा जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्थानीय वो बाजार है वो स्थानीय बाजार कहलाएगा। अर्थात अपना जो यूं कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल अपन यूज कर सकते हैं कि अपन जिस कस्बे में या जिस स्थान पे निवास करते हैं तो उसके पास का जो भी बाजार है उसके एक रेडियस के अंदर जो बाजार पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, स्थानीय बाजार। यानी कि ये बाजार हमसे डायरेक्ट लिंक्ड होता है और उसमें बनने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो वहां पर आसानी से वहीं पर उन वस्तुओं की खपत हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूज करूं कि एक किसान है वो सब्जी पैदा कर रहा है और वो जो सब्जी पैदा कर रहा है तो वो सब्जी उसके आस पड़ोसी या उसके गांव के या उसके गली के उसके मोहल्ले के लोग हैं वो ही खरीद लेंगे। तो ऐसी स्थिति में उस बाजार को हम क्या कहेंगे, स्थानीय बाजार। दूसरा बाजार आता है प्रादेशिक। अब इस बाजार को आप समझने के लिए मैं थोड़ा सा नई चीज का इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल कर देता हूं कि स्थानीय बाजार को आप समझ लीजिए कि ये जिले वाला है, यानी अपना जो जिला होता है उसकी बाउंड्री के अंदर जो बाजार है वो अपना स्थानीय बाजार। जैसे कस्बे की बात मैंने बताई, उसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं अपना जो जिला है वो अपना स्थानीय बाजार है और उससे अपने जिले में जो कुछ पैदा होता है वो अपने तक जो पहुंचता है उसको स्थानीय बाजार हम कहेंगे। दूसरा प्रादेशिक को आप समझ लीजिए कि अपने राज्य का बाजार है, राज्य स्तर का बाजार। अर्थात अभी अपन जिस जिले में निवास करते हैं, जैसे मान लीजिए कि उदयपुर के अंदर अपन निवास कर रहे हैं तो उदयपुर अपना जो जिला है वो स्थानीय बाजार होगा। अब उदयपुर में कोई वस्तु नहीं बन रही है तो हम किसी दूसरे जिले से मंगवा लेते हैं, जैसे राजसमंद से मंगवा लें, डूंगरपुर से मंगवा लें, जयपुर से मंगवा लें, जोधपुर से मंगवा लें। तो ऐसी स्थिति में यदि अब कोई वस्तु अपने राज्य में पैदा होती है और वो अपने ही राज्य के अंदर विक्रय भी होती है तो ऐसी स्थिति वाली जो वस्तुएं जहां बिकती हैं, क्रय विक्रय होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रादेशिक बाजार। अब चूंकि दो चीज मैंने यदि स्टेप बना दी है तो तीसरी स्थिति अपन समझ ही गए हैं, ये अपना देश हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय बाजार। पूरे देश के अंदर यदि वस्तुओं का क्रय और विक्रय होगा तो उस बाजार को हम राष्ट्रीय बाजार की श्रेणी के अंदर रखेंगे।
जिस प्रकार से हम देखें, यदि एग्जाम्पल की बात करें तो प्रादेशिक बाजार के अंदर वही वस्तुएं होती हैं जो उस प्रदेश विशेष के अंदर प्रचलन में होती हैं। जैसे हम कहें कि मारवाड़ी पगड़ी की हम बात करें, चुनरी की बात करें, तो वो केवल राजस्थान में ही उनका यूज होता है या उनको तैयार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे कि ये प्रादेशिक बाजार होगा। किंतु हम ये नहीं कहेंगे कि अकेला मारवाड़ क्षेत्र है तो उसी के अंदर उसको यूज किया जाता है, पूरा राजस्थान उसका यूज करता है, तो ऐसी स्थिति में वो प्रादेशिक हो गया। यदि वो एक ही जगह तक सीमित होती वस्तु तो वो वहीं बिक रही होती, तो ऐसी स्थिति को अपन स्थानीय कह देते। अब चूंकि राष्ट्रीय बाजार यानी कि पूरे देश का बाजार, यदि एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जो वस्तुएं लाई और ले जाई जाए, क्रय और विक्रय उनका किया जाए, तो ऐसे बाजार के अंदर बाजार को हम राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जैसे मैं कहूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आभूषण। अब आभूषण बनने के लिए अपने जयपुर के अंदर भरपूर मात्रा में आभूषणों का कार्य किया जाता है, आभूषण बनाए जाते हैं, लेकिन वो बने बनाए आभूषण केवल राजस्थान में ही विक्रय नहीं किए जाते। वो सारे के सारे आभूषण हैं, यहाँ पे जितनी खपत होती है उतनी यहाँ होती है, बाकी देश के भिन्न भिन्न भागों के अंदर उनको बेचा जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस बाजार को हम राष्ट्रीय बाजार कहेंगे। और चौथा इसके अंदर बाजार आता है अंतरराष्ट्रीय बाजार। विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय बाजार अब बखूबी समझ गए होंगे कि सभी देशों यानी कई देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको हम क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पेट्रोलियम है, वो अंतरराष्ट्रीय बाजार से ही अपन प्राप्त करते हैं। जैसे अपने देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी है, कमी होने के कारण अपने को ओपेक राष्ट्रों से पेट्रोलियम पदार्थ क्रय करने होते हैं, तो वहां से हम पेट्रोल लेके आते हैं, उनके पास अनाज की आवश्यकता होती है, अपन अनाज उनको बेचते हैं। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य जो व्यापार होता है या जो बाजार बनता है, उस बाजार को हम अंतरराष्ट्रीय बाजार कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं विद्यार्थियों, वस्तुओं के आधार पर बाजार। वस्तुओं के आधार पर बाजार। अब वस्तुओं के आधार पे एक तो होता है आपका सामान्य बाजार, पहला अपन ले रहे हैं सामान्य बाजार। दूसरा अपना है विशिष्ट बाजार। तीसरा है अपना नमूने के आधार पर बाजार। और चौथा इसमें ले लेते हैं प्रमाणीकरण बाजार। अब यदि वस्तुओं के आधार पर बात की जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर हम चार प्रकार के बाजारों की बात करते हैं, जिसमें प्रमाणीकरण शब्द भी यूज कर सकते हो, श्रेणीकरण भी कर सकते हो, श्रेणी बाजार। अब इसमें बात करें कि पहला जो है सामान्य बाजार क्या होता है। तो देखिए विद्यार्थी, जो अपने आसपास बाजार पाए जाते हैं वो सामान्यतः सामान्य बाजार है। सामान्य जो बाजार होते हैं उनकी एक विशेषता ये होती है कि उन बाजारों में सभी प्रकार की वस्तुएं क्रय की जाती हैं और विक्रय की जाती है। क्रय और विक्रय है, एक ही बाजार में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का जहां पे क्रय विक्रय होता है उस बाजार को हम सामान्य बाजार कहते हैं। अर्थात उसी बाजार में आपको सब्जी मिल जाएगी, उसी बाजार में आपको कपड़ा मिल जाएगा, उसी बाजार के अंदर अन्य जो भी सामान है वो भी आपको उसी बाजार के अंदर मिल जाएंगे। तो ऐसा जो बाजार है या जो स्थान है जहां पे ये समस्त चीजें एक ही जगह आपको प्राप्त हो जाती हैं, तो उसको तो कहते हैं सामान्य बाजार। पहली कंडीशन हो गई, यानी सभी प्रकार की वस्तुएं मिलने वाला बाजार सामान्य बाजार होगा। दूसरा है विशिष्ट बाजार। क्योंकि विद्यार्थियों ये स्थिति है वो अपने आसपास अपने को देखने को नहीं मिले, किंतु शहरी क्षेत्र के अंदर ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी जहां पर विशिष्ट बाजार पाए जाते हैं। अर्थात जहां पे सब्जी मिलेगी वो सब्जी बाजार है, वो विशिष्ट वहां पे सब्जी मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जहां सराफा बाजार है तो सोने चांदी का काम है वो वहीं पे होता है, वहां पे केवल सोने चांदी के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलना है। कपड़ा बाजार है तो वहां कपड़े के अलावा आपको कुछ नहीं मिलना है। ऐसे जो बाजार होते हैं उनको हम विशिष्ट बाजार
कहते हैं जहां पे किसी एक विशिष्ट वस्तु का ही विक्रय किया जाता है और उसी वस्तु को लोगों के द्वारा खरीदा जाता है। इसके बाद है नमूने के आधार पे बाजार। विद्यार्थियों, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसको खरीदने के लिए ऐसा बाजार तैयार किया जाता है कि जिसमें हम कुछ सैंपल लेते हैं, कुछ नमूना लेते हैं और नमूने के आधार पे वो बिक्री करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक साबुन बनाने वाला व्यक्ति है और वो कहता है पहले मेरा साबुन आप लीजिए और इसको चेक कर लीजिए, ये एकदम काम करता है या नहीं करता है, यदि काम नहीं करता तो आप मत खरीदिए। अर्थात उसने अपने को सैंपल के रूप में एक साबुन दिया, साबुन को अपने को चेक किया और उसके बाद में अपने उस चीज को या इस वस्तु को खरीदा, तो वो बाजार की स्थिति है, वो नमूने के आधार पर बाजार की स्थिति के अंदर आएगी। और चौथा है इसका प्रमाणीकरण या श्रेणीकरण बाजार, अर्थात एक ही वस्तु को हम कैटेगरी वाइज बांटते हैं, ऐसे बाजार को हम क्या कहेंगे, श्रेणीकरण बाजार। जैसे मैं इसका एक सिंपली एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जब हम कहीं फल खरीदने के लिए जाएं, फल वाले से यदि हम सेब की प्राइस पूछेंगे तो ऐसी स्थिति में वो कहेगा कि एक है वो 60 रुपए केजी भी है, एक 80 रुपए केजी है, एक 100 रुपए केजी। अब विद्यार्थी उसने किया, उसने उसी एक उत्पाद की 3 श्रेणियां विभक्त कर दी, जिसमें एक श्रेणी 60 रुपए में बिकती है, एक श्रेणी 8 रुपए में बिकती है, उसकी एक 100 रुपए में बिकती है। वस्तु एक ही है, सेम ही है, लेकिन उनकी क्वालिटी के आधार पर उन वस्तुओं को वो श्रेणीकरण के आधार पर श्रेणियों में बांट देता है। तो इस आधार पे जो बाजार पाया जाता है उसको श्रेणीकरण बाजार कहा जाता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, इसमें आप ले सकते हो, जैसे प्रमाणीकरण की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं उस पे IS मार्का होता है, तो उसके आधार पे वो वस्तुएं हैं वो विक्रय की जाती हैं या खरीदी जाती हैं। इसी प्रकार जो सोने आभूषण जो होते हैं उन पे हॉलमार्क लगा होता है, तो हॉलमार्क के आधार पे उन वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है। तो वो बाजार है वो प्रमाणीकरण या श्रेणीकरण बाजार की श्रेणी में ही आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बिक्री के आधार पे बाजार। पहला आपने अपन लिया क्षेत्र के आधार पे, दूसरा लिया अपन वस्तुओं के आधार पे, अब ले रहे हैं तीसरा विक्रय के आधार। विद्यार्थी, विक्रय के आधार पे 2 प्रकार के बाजार पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं खुदरा बाजार और दूसरा होता है थोक बाजार। पहला होता है खुदरा बाजार और दूसरा है थोक बाजार। विद्यार्थियों, खुदरा बाजार हम उस बाजार को कहेंगे जिस बाजार में वस्तुएं हैं वो छोटी छोटी क्वांटिटी में बेची जाती हैं, उस बाजार को हम खुदरा बाजार कहते हैं। जैसे एक विक्रेता है, उसके पास हम गए, हमने कहा कि 1/4 केजी चीनी दे दीजिए। 1/4 चीनी वहां से हम लेते हैं, या 1 केजी हम चीनी लेते हैं या 2 केजी चीनी लेते हैं। तो ऐसी जो वस्तुएं विक्रय जिस बाजार में की जाती है या खरीदी जिस बाजार से जाती है, उस बाजार को हम खुदरा बाजार कहते हैं। अर्थात यहाँ पे समूह के रूप में वस्तुएं नहीं बेचकर उस वस्तु की छोटी छोटी इकाइयों के रूप में उसको बेचा जाता है। जैसे बिस्किट का 1 पैकेट वहां से अपन खरीद सकते हैं। तो ऐसा जो भी बाजार होगा वो खुदरा बाजार कहलाएगा। जबकि थोक बाजार के अंदर वस्तुएं समूह के रूप में खरीदी जाएंगी। जैसे चीनी का थोक बाजार, उसने 50 क्विंटल चीनी एक साथ खरीदी, या 50 क्विंटल चीनी उसने एक साथ बेची, 100 क्विंटल चीनी खरीदी, 100 क्विंटल एक साथ बेची, या बिस्किट के 100 कार्टून उसने खरीदे, 100 कार्टून उसने बेचे। तो ऐसी जो स्थिति होती है जहां उस वस्तु को बड़े विस्तृत रूप के अंदर खरीदा या बेचा जाता है, वो बाजार कहलाता है आपका थोक बाजार। और जहां वस्तुओं को इकाइयों के रूप में बेचा जाता है या छोटी मात्रा के अंदर या कम मात्रा के अंदर बेचा जाता है या खरीदा जाता है, क्योंकि जैसे खरीद होगी उसी के अकॉर्डिंग विक्रय होता है। जैसा अपन खरीदना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसी बाजार में जाएंगे। अपने को बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना है तो अपन थोक बाजार का सहारा लेते हैं, जब अपने को क्वांटिटी में कम खरीदना होता है अपन खुदरा बाजार का सहारा लेते हैं। इसके बाद आता है विद्यार्थियों नंबर
4 समयानुसार वर्गीकरण। चौथा है विद्यार्थियों समयानुसार वर्गीकरण। विद्यार्थियों समयानुसार वर्गीकरण है वो हम चूंकि जैसा अपने लेसन का नाम है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अर्थात पूर्ण प्रतियोगी बाजार की स्थिति के अंदर समय के अनुसार जो बाजार है वो किस तरीके के पाए जाते हैं, वहां पे क्या सिचुएशन होती है, उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। इसी लेसन का जो पार्ट नंबर 2 है उसके अंदर करेंगे और हम जानेंगे कि समयावधि को किस किस प्रकार से हम बांट सकते हैं। जैसे कि समयावधि को हम मूल रूप से 4 पार्टों के अंदर बांटेंगे, अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल की स्थिति। चारों स्थितियों के अंदर अपन जानेंगे कि डिमांड जो है, क्योंकि चूंकि अपन पढ़ चुके हैं डिमांड और सप्लाई दोनों को अपन पढ़ चुके हैं, तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ जाता है और उस डिमांड के इफेक्ट के कारण उसकी जो सप्लाई है वो किस तरीके से प्रभावित होती है। किंतु ये हम देखेंगे पूर्ण प्रतियोगी बाजार की स्थिति में समयानुसार जो वर्गीकरण है इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट अध्याय यानी कि कल, नेक्स्ट पार्ट। कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, किंतु विदा लेने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि कोविड का ध्यान रखें, मुंह पे मास्क, बीच में पर्याप्त दूरी और हाथों को समय समय पर धोते रहें और अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।